देखो दोस्तों, आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक जो परीक्षा होती है उसमें कॉपी का शेड्यूल कैसा होता है, इसको कैसे भरना है, ये आपको दिखाते हैं आज। कि इसी टाइप से आपकी आगे प्रयोगात्मक की कॉपी आएगी, जिसमें आपको कैसे फिल करना है। जैसे सबसे ऊपर देखते हैं, पहले इस टाइप की कॉपी होगी आपकी। ऊपर आपको लिखना है सन 2026, दिनांक जिस दिन आपको आपका प्रैक्टिकल होता है उस दिन की तारीख डालनी है। फिर अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में आपको जो आपके विद्यालय द्वारा रोल नंबर बताया जाता है वो आपको भरना है। फिर आते हैं बेटा परीक्षार्थी का नाम, यानी अपना नाम, पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम, माता का नाम, पर लिखित परीक्षा केंद्र का नाम, लिखित परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल, जहाँ पे आप कॉपी लिख रहे हो वो। प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल दिया है। यानी ये दोनों ही अब सेम टू सेम एक ही विद्यालय होते हैं, क्योंकि अब सेंटर प्रैक्टिकल का बहुत कम होता है, रेगुलर वालों पे नहीं जाता है। यहाँ तक अगर जाता हो, जैसा आपका हो वैसा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव और भूगोल, जिसका अब आज किसका सब्जेक्ट है, इसका हम प्रैक्टिकल के विषय में बता रहे हैं भैया, जीव विज्ञान। तो यहाँ लिखना है जीव विज्ञान, ठीक है। यहाँ लिखना नहीं भूलना है, यहाँ लिखना है आपको जीव विज्ञान। इस जगह पर लिखना है आपको, इस जगह पे लिख देंगे यहाँ पे जीव विज्ञान, ठीक है भैया। अब इसके बाद में ये जो कॉलम होंगे, कॉपी के कॉलम इस साइज के आपके पास होंगे। नीचे वाले एक में लिखा होगा पूर्णांक, एक में प्राप्तांक, और ये ऊपर के कॉलम ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये बाह्य परीक्षक और ये आंतरिक मूल्यांकन करने वाला परीक्षक आपके विद्यालय का, और जो बाहरी परीक्षक होते हैं इन दोनों का। अच्छा, इसके बाद में आपको करना क्या है ये देखते हैं। तो इसके बाद में आपको जो पूर्णांक है, पूर्णांक पहले फिल करने हैं सब, और ऊपर पूर्णांक आ किसके रहे, कौन कौन सा पूर्णांक है। तो जैसा पहला कॉलम 1, 2, 3 और 4, 4 कॉलम और लास्ट में योग। तो इसी टाइप का आपका प्रोविजनल हमने लिख के दिखाया है, कौन सा भरना होगा। ये इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का आपको मिलना है। प्रयोगात्मक परीक्षा बायोलॉजी जीव विज्ञान की कॉपी लिखने का तरीका, किस तरीके से कॉलम भरने हैं आपको। फिर आपके विद्यालय में जैसा बताया जाता है वैसा आपको करना है, एक उसी टाइप का, यानी उसी थ्योरम से मैंने प्रयास किया है कि आप इसको भरें तो ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जैसे आपका पूर्णांक है, प्राप्तांक है, एक दीर्घ प्रयोग। सबसे पहले कॉलम में क्या पढ़ना है आपको, यानी इस वाले कॉलम में पूर्णांक के सामने अंक, ऊपर बनना है इसका एक दीर्घ प्रयोग। दूसरे कॉलम पर एक लघु प्रयोग और 4 अंक, इसके मान सामने 4 अंक और ये लघु प्रयोग। तीसरा बेटा प्रोजेक्ट कार्य एवं प्लस मौखिक, और ये कितना होगा 6 अंक का। तीसरे कॉलम में क्या भरना है आपको, प्रोजेक्ट कार्य मौखिकी, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी और 6 अंक। इसके बाद चौथा जो कॉलम होगा 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, और ये वाला जो कॉलम होगा ये आपका हो जाएगा डैश, ये डैश है ना। पांचवा कॉलम जो योग, तो योग कितना हो गया 15 अंक, यहाँ पे योग 15 अंक। फिर आता है आपका अस्थाई, जो बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन होगा, उसमें क्या बनना आपको, अस्थाई स्लाइड निर्माण, ये भी 5 अंक का। फिर इसके बाद आपका एग्जामिनर आपको कैसे प्रैक्टिकल देता है, कौन सा प्रैक्टिकल देता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्लास सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल जो संभवतः ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। वैसे आपको क्या दिया जाता है, भरना आपको जो आपको दिया जाए उसी हिसाब से आपको भरना है। ये उसका प्रारूप है, ना कि ये ऐसा आता है ना। कॉलम जो होते हैं, कॉलम ऐसे ही बनने हैं आपको, स्पॉट पहचान, दूसरे नंबर पे स्पॉट पहचान और नीचे 6 अंक। तीसरा सत्रीय कार्य, जो आपने पूरे वर्ष भर जो कार्य किया है, और मौखिक यानी इसका वाइवा, और ये हो जाएगा 4 अंक। इसके बाद में क्या आ जाएगा, अगला वाला कॉलम ये हो जाएगा खाली, ये वाला खाली, और इसके बाद क्या जाएगा योग, और कितना हो जाएगा 15 अंक। इस तरीके से ये आपके कॉलम फिल करने हैं आपको। और महायोग कितना है आपका, महायोग हो जाएगा आपका 30 अंक का। तो इस तरीके से
संभवतः आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपको कॉपी का जो पहला पृष्ठ है, फर्स्ट जो प्रथम पेज है, उसको किस तरीके से फिल करने होंगे। तो ये आ गया आपको। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा से रिवाइज करने देख लेते हैं कि ये आपका होगा आंतरिक परीक्षक मूल्यांकन और बाह्य परीक्षक मूल्यांकन। आंतरिक परीक्षक मूल्यांकन में 4 कॉलम भरने, आपको एक छोड़ना। बाह्य परीक्षक में भी आपको 1, 2, 3 और 4 कॉलम भरने, एक कॉलम छोड़ना है। आंतरिक परीक्षक में एक लघु प्रयोग, एक दीर्घ प्रयोग, एक लघु प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी। तो ये लघु दीर्घ प्रयोग 5 अंक का, लघु प्रयोग 4 अंक का, प्रोजेक्ट और वाइवा यानी मौखिकी जो इंटरनल वाला होगा वो होगा आपका 6 अंक का। तो 6, 4, 10, 5, 15, बीच का कलम छोड़ देना। आ जाते हैं दूसरी ओर, अस्थायी स्लाइड निर्माण जो 5 अंक का, स्पॉट 6 अंक का, सत्रीकार प्लस मौखिकी 4 अंक का, योग है 15 अंक का। बीच में लाइन छोड़ देना है और महायोग आ गया 23 अंक का। इस तरीके से आपको ये करने हैं। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और ये पूर्णांक और ये प्राप्तांक। प्राप्तांक आपको छोड़ देना है। आपके एग्जामिनर, आपके विषय अध्यापक या जो आपको वाइवा लेने आ रहे हैं श्रीमान एग्जामिनर साहब, वो आपको नंबर देंगे या आप कैसा कार्य करते हैं उस पर डिपेंड करता है कौन से आपके प्रैक्टिकल वो देते हैं। अब चलो देखते हैं बच्चों कि कौन सा इसमें प्रयोग दिया गया है, यानी कौन सा इसमें प्रयोग आपको प्रैक्टिकल के करने हैं। तो आपका जो पहला होगा, कॉपी आपकी होगी इस टाइप की, इस टाइप से ऐसी, ये है ना। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखना भैया। ये आपका होगा बच्चों कि कॉपी का उल्टे तरफ का जो पृष्ठ होगा, जिसमें आपको मेन 3 सब्जेक्ट होंगे आपके। आपने प्रयोग कौन कौन से किए, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और प्रयोग संख्या 3, 3 हुए। अब इसमें आता क्या है, प्रयोग संख्या 1 में जो होता है वो होता है अस्थायी स्लाइड पर दिए गए पुष्प के पराग अंकुरण का अध्ययन कीजिए। ये है उल्टे तरफ, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अस्थायी स्लाइड पर दिए गए पुष्प के पराग अंकुरण का अध्ययन कीजिए। ये आपको लिखना है प्रयोग संख्या 1 में। दूसरा बेटा प्रयोग संख्या जो प्रश्न संख्या दूसरी क्या है, जो दिया जाए। हालांकि हमने वो तरीका बताया है ना कि आपको ये करना है, जो आपको प्रैक्टिकल प्रयोग में दिए जाते हैं वही करने हैं आपको, लेकिन इसी तरीके से दिए जाएंगे, यही संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन हो सकते हैं ये हो या ना हो, वो आपकी क्लास और आपके विद्यालय, आपके अध्यापक के विषय अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया, दिए गए स्पॉट संख्या 1 से 6 तक पहचान कर लिखिए। स्पॉट संख्या जो होगी 1 से 6 तक की पहचान कर लिखना है आपको। ठीक है भैया, दिए गए स्पॉट संख्या 1 से 6 तक पहचान कर लिखिए। तीसरा प्रश्न संख्या 3, सत्री कार्य प्लस मौखिकी। ये आपका कार्य हुआ, कौन सा, सत्री कार्य प्लस मौखिकी। ये प्रश्न नंबर 3 यानी वाइवा और पूरे वर्ष का कार्य। ये आपका इतना हुआ आपका कॉपी का जो उल्टे तरफ है। अब आते हैं प्रयोग संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 इस टाइप का आपको लिखना होगा, इस टाइप को आपको लिखना है। और दिया क्या गया प्रयोग संख्या 1 में, प्रयोग संख्या 1 जो दी गई है उसमें लिखा है उद्देश्य। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य। और क्या उद्देश्य होगी, अस्थायी स्लाइड पर पुष्प के पराग अंकुरण का अध्ययन करना। यानी जो आपको दिया गया है मान वही आपको करना है, अस्थायी। ठीक है भैया, तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले उद्देश्य हेडिंग डालना, अस्थायी स्लाइड पर पुष्प के पराग अंकुरण का अध्ययन करना, ये पहला हो गया। अब इसके बाद आता है किसका नंबर है, दूसरी हेडिंग पड़ेगी आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत क्या आता है, आवश्यक सामग्री। अब जो चीजें आपको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, सामग्री, आवश्यक सामग्री। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी है, या इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत क्या आता है बेटा, ताजे पुष्प, कौन से पुष्प, ताजे पुष्प, गुड़हल गुलाब, गुड़हल कामा गुलाब, स्लाइड, कवर स्लिप, सेल्फ सुक्रोज, बोरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और बीकर।
इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। कौन? ताजे फूल जिनमें गुड़हल, गुलाब, स्लाइड, कवर सिल्क, सुक्रोज, बोरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट तथा बीकर। इतनी चीज़ों का आपका प्रयोग होगा, आवश्यक आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी विधि। विधि क्या है? विधि, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? दिया गया किसी पुष्प के पराग कणों को, किसी पुष्प के पराग कणों को ब्रश की सहायता से, ब्रश की सहायता से पराग कोश से पृथक करके, पराग कोश से पृथक करके प्रेटिडिस में, प्रेटिडिस प्रेटिडिस में शर्करा, जो मात्रा कितनी है? 10% इसकी। कितनी मात्रा? 10 में 10% शर्करा, शर्करा विलयन में रखते हैं। कितने? विलयन में। लगभग 24 घंटे के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद कुछ पराग कणों को स्लाइड पर रखकर, किस पर? स्लाइड पर रखकर कवर शिल्प से ढककर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं। शिल्प से ढककर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं। अब प्रेक्षेपण क्या हुआ इसका? प्रेक्षेपण हो गया बेटा, या प्रेक्षण कह देते हैं। प्रेक्षण कौन कौन सा हो जाएगा इसका? मान परागकण की बाह्य चोल के फटने से अंतचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, जनन छिद्र से बाहर निकल आती है। अब जनन छिद्र से बाहर निकल आती है। अब इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद देते हैं बेटा नंबर 1। नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? पहला भाग तो ये नंबर 1 हो गया, ये पहला भाग है आपका नंबर 1। नंबर 2 क्या? पराग नलिका में 2 केंद्रक होते हैं। केंद्रक कितने होते हैं? 2। बड़ा केंद्रक, नलिका केंद्रक तथा एक छोटा केंद्रक है। बड़ा केंद्र क्या करेगा? नलिका केंद्रक। और छोटा केंद्र केंद्र कहलाएगा। छोटा वाला केंद्र कहलाएगा, बड़ा वाला नलिका केंद्र कहलाएगा। ओके, आते थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे दिया गया है जनन के केंद्र विभाजित होकर 2 नर युग्म बना देते हैं। जनन के केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाता है। आगे बेटा क्या दिया गया? चौथा, पराग नलिका नर युग्मकों को अंडाशय में स्थित बीजाणु में पहुंचाती है, जिससे निषेचन, ऐसे बेटा निषेचन संपन्न हो सके। जिससे क्या हो सके? निषेचन संपन्न हो सके। अब ये आपका फिगर है, बड़ा गौर से देखना। इस फिगर को आपको यही बनाना है। ये आपका फिगर दिया गया है, एक सर्किल है, और इस फिगर को आपको बनाना है, ये इसमें नामांकित करना। अगर ऐसा प्रैक्टिकल आपका दिया जाए तो, नहीं दिया जाता है तो कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं यही आपको करना है। आते हैं दूसरे नंबर पर। अब होता है प्रयोग संख्या 2। अब प्रयोग संख्या 2 में क्या कहा था? 1 से 6 तक की स्पॉट संख्या, स्पॉट पूछा गया था ना। तो उद्देश्य क्या होगा? दिए गए स्पॉट संख्या 1 से 6 तक पहचान कर लिखना है। जैसे पहला नंबर हो गया स्पॉट नंबर 1। अब स्पॉट नंबर 1 क्या? उद्देश्य क्या कहता है? स्थायी स्लाइड की सहायता से किसी स्तनधारी जंतु के वृषण की अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। अब इसमें क्या? विधि क्या है? स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से पहले का आवर्धन तथा बाद में उच्च आवर्धन का अध्ययन करना। पहले सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन का करना और बाद में उच्च आवर्धन का अध्ययन करना, ये दिया गया है। फिर अवलोकन क्या? वृषण की अनुप्रस्थ काट में बाहर मोटी तंतुमय ऊतकों का आवरण होता है। बाहर मोटी तंतुमय ऊतकों का आवरण होता है। नंबर दूसरा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर,
वृषण के अंदर संयोजी ऊतक, वृषण के अंदर संयोजी ऊतक में तंत्रिका तंतु, कौन सा तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिकाओं तथा अनेक शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं। तीसरा नंबर बेटा आपका, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु में पाए जाते हैं, इसमें शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। और चौथा नंबर बेटा आपका, जर्मलीन एपिथेलियम के बीच बीच में पिरामिड के आकार की सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आपको करना क्या है, ये लिखिए, अब इस स्पॉट का फिगर बनाना है, ये वृषण के अनुप्रस्थ काट का फिगर बनाना है। ये आप ध्यान से इसको देख लें कि इसको आपको बनाना है, ठीक है भैया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है आपका मान स्पॉट नंबर 2, स्पॉट नंबर 2। अब स्पॉट नंबर 2 में क्या हुआ, स्पॉट नंबर 2 है उद्देश्य, स्थायी स्लाइड की सहायता से ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन है, ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। अब विधि क्या हुई, ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड का अध्ययन पहले कम आवर्धन पर तथा बाद में उच्च आवर्धन पर, पहले कम आवर्धन पर फिर बाद में उच्च आवर्धन पर करते हैं। अब इसका अवलोकन माने इसकी जो जांच की जाती है, तो पहला नंबर क्या है, ये 64 कोशिकाओं का गोलाकार पिंड होता है। क्या होता है, ये 64 कोशिकाओं का गोलाकार पिंड होता है। सेकंड, सबसे बाहर का बना पिंड ट्रोफोब्लास्टर होता है, ट्रोफोब्लास्टर होता है। और तीसरा, बाहरी आवरण के अंदर तरल पदार्थ से भरी गुहा होती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, है ना। चौथा नंबर, भीतरी कोशिकाओं का पिंड वृद्धि कर भ्रूण का निर्माण करता है। किसका, भ्रूण का निर्माण करता है। अब आपको ये दोनों फिगर इसमें बनाने हैं, एक फिगर आपका ये और एक फिगर आपका ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से आता है स्पॉट संख्या 3। अब स्पॉट संख्या 3 क्या कहती है भाई, स्पॉट संख्या 3 कहती है उद्देश्य, जिसमें क्या स्थायी स्लाइड द्वारा एटा अमीबा हिस्टोलाइटिका का अध्ययन करना तथा इसके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना। अब इसका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण क्या है, संघ, ये कौन सा संघ है, प्रोटोजोआ संघ। वर्ग कौन है, सार्कोडिना। गण कौन है, अमीबाइटा। वंश एक्ट अमीबा। जाति हिस्टोलाइटिका। ये इसके वर्गीकरण भाग हैं और ये आपका उसका फिगर दिया गया, ठीक है ना भैया। इधर टिप्पणी क्या हो जाएगी बेटा, नंबर 1, ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय रोग कारक जंतु होता है। किसका, कोशिकी कारक। दूसरा, मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। तीसरा, मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। अब रोग के लक्षण, ये लक्षण कौन सा हुआ, इस रोग में पेट में ऐंठन तथा बार दस्त होते हैं। मल के साथ रक्त एवं आंव आती है, मल के साथ क्या आता है, रक्त एवं आंव आती है इसमें। अगला, संक्रमण के कारक और संक्रमण का इसके होने के कारण क्या है, दूषित खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ के कारण, यानी दूषित खाद्य पदार्थ से बनी कोई चीज़ को खा लेना या पेय पदार्थ का कोई दूषित पेय पदार्थ का प्रयोग करना, जिस कारण से इसके ये लक्षण संक्रमण रोग हो जाते हैं। संक्रमण आता है इसका निदान, यानी निदान माने इससे उपाय, इसके नहीं कहते निदान करना, इसके बीमारी से उपाय। अब इसके बीमारी से उपाय क्या क्या होते हैं इसमें, ये आपको पहचानना। तो निदान क्या होगा, नंबर 1, मेट्रोनाइडाजोल, नरफ्लॉक्स, T2 आदि दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब ये इसकी दवाओं का नाम दिया गया, इसके प्रयोग से इसका निवारण हो सकता है।
नंबर दूसरे पे, तथा दूषित खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। दूषित खाद्य पदार्थ है उससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, नंबर आता है स्पॉट संख्या 4। अब स्पॉट संख्या 4 कहती है, स्पॉट संख्या 4 कहती है कीट परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलों उन अनुकूलनों का अध्ययन करना। अब कौन कौन से कीट परागण के लिए पुष्पों के अनुलोकन। अब कौन कौन से, नंबर 1, पुष्प बड़े तथा चमकीले तथा रंगीन होते हैं। ये आपकी क्वालिटी उसको लिखनी, कैसे पुष्प कैसे होते हैं, बड़े तथा चमकीले तथा रंगीन होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर उन तक चला जाए, जिससे आकर्षित होकर कहाँ तक चला जाए, उन तक चला जाए। बाह्य दल तथा दल सुविकसित तथा आकर्षण होते हैं। बाह्य दल कैसा होता है, दल जो होता है सुविकसित तथा आकर्षित, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। पुष्पों अतिप्रिय, पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प अतिप्रिय गंध तथा स्वादिष्ट पराग होता है। इनमें क्या क्या पाया जाता है, ये सुंदर भी लगते हैं, इनमें सुगंध भी होती है और ये स्वादिष्ट पराग के रूप में पाए जाते हैं, जिससे कीट पुष्प की ओर आकर्षित होता है। जिससे जो कीड़े कीड़े होते हैं वो पुष्प की ओर क्या कैसे हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे सरसों है या कई गुलाब का फूल, यानी कई ऐसे फूल होते हैं जिनकी ओर कीट आकर्षित होते हैं। या आगे आते हैं चौथा नंबर, पुष्प वर्तिकाग्र चिपकने वाली तथा खुरदुरी होती हैं, जिससे परागकण कीटों के पंजों से चिपक जाते हैं ना, जिससे परागकण, जिससे वो कीट बैठे तो उनके पंजों पर क्या चिपक गए, खुदकुरे पत्ते जो उसके होते हैं वो कैसे होते हैं, जिससे परागकण कीटों के पंजों से चिपक जाते हैं। पांचवा नंबर क्या है, कीट परागित पुष्प तभी प्रकट होते हैं जब कीट भी उपलब्ध हो। परागित पुष्प तभी प्रकट होते हैं बेटा जब उनमें क्या हो आपका, जब उनमें कीट भी उपलब्ध हो। अब क्या होगा बेटा, ये फिगर आपको इसको बनाना है, ये वाला आप ध्यान से देख लें। अगर ये इस टाइप का आपका प्रैक्टिकल आता है तो आपको इसको बनाना है, इस स्पॉट नंबर 4 में अगर पुष्प का आता है ना। अब आते हैं स्पॉट नंबर 5 पर। अब स्पॉट नंबर 5 किससे रिलेटिव है, आपके मटर यानी जनन वाले से, जो आपका अनुवांशिकता का था, ग्रेगर जॉन मेंडल का। क्या है उद्देश्य, मटर के पीले बीज तथा हरे बीज, पीले बीज और हरे बीज द्वारा उत्पन्न पौधे के संक्रमण द्वारा प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में उत्पन्न पौधों के बीजों के रंग का अध्ययन करना। अब इसमें अध्ययन कैसे होगा, जैसे सिद्धांत। अब हेडिंग का उद्देश्य क्या पड़ेगा, सिद्धांत। अब सिद्धांत कौन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, हमने बताया था आपको ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने जो नियम बनाया था क्या था, जब परस्पर दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों के मध्य, जब परस्पर दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संक्रमण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रदर्शित हो। कैसा हो, केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है, जिससे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, तथा दूसरा लक्षण इसमें छिपा रहता है। दूसरा लक्षण कैसा, छिपा रहता है, जिससे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखो जो छिपा रहे वो अप्रभावी, माने नहीं प्रभावी, जो प्रभाव न डाल सके, तो जो लक्षण छिपा रहेगा वो अप्रभावी, और जो स्पष्ट कर सके वो प्रभावी। तो प्रभावी हो गए। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, है ना। अब आवश्यक सामग्री इसमें क्या क्या पाई जाती है, पीली मटर, हरी मटर के बीज, चिमटी ब्रुश आदि। पीली मटर, हरी मटर के बीज और चिमटी ब्रुश आदि, ये हो गया। अवलोकन क्या हुआ, प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्राप्त मटर के सभी बीज पीले होते हैं। पहला नंबर क्या हुआ अवलोकन, प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्राप्त मटर के सभी बीज पीले होते हैं, ये आपको अवलोकन करना है। दूसरा बेटा आपका क्या है, दूसरा स्पष्टीकरण। स्पष्ट कैसे करेंगे, स्पष्ट होगा, मटर के बीज का पीला रंग प्रभावी तथा हरा रंग अप्रभावी होता है। पीला रंग कैसे होता है, प्रभावी, और हरा रंग होता है अप्रभावी। अतः प्रथम संतानीय पीढ़ी
प्रथम संतानी पीढ़ी से केवल मटर के पीले बीज प्राप्त होते हैं। प्रथम संतानी पीढ़ी से केवल मटर के पीले बीज प्राप्त होते हैं। ये क्लियरिटी आपकी हुई इसकी। अब आता है परिणाम। क्या आता है बेटा? परिणाम। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपका हुआ मटर के बीजों के रंग की वंशागति। मटर के रंगों की वंशागति मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार होती है। मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार होती है। अब आगे क्या कह रहा है वो? यह संक्रमण एक संकर क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? यह संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। इतना आपको निकला परिणाम में। इसके बाद आपको इस फिगर को गौर से देख लें। इसी टाइप का आपको फिगर संभवतः अगर ये स्पॉट दिया जाता है तो आपको इस टाइप का पीले भी है, पीले बीज, हरे बीज, वाई वाई, ये P1 पीढ़ी हो गई क्रॉस का। नीचे आया बेटा, इसका प्रजनन किससे हुआ? जनन वाई और युग्म। फिर इस और वाई से क्या हुआ? वाई और युग्म। अब क्या करना है बेटा? F1 पीढ़ी, तो ये वाई इधर आया तो डबल वाई हो गया, ये वाई इधर आया डबल वाई हो गया, ये वाई आया डबल वाई, और ये वाला ये इससे ना मिलकर इससे मिला के, तो कुल मिला के आपको स्पष्टीकरण दिख रहा होगा स्पष्ट से। अगर ऐसा स्पॉट आता तो आपको ये लिखना है। अब आता है आपका लास्ट और अंतिम स्पॉट। अंतिम स्पॉट आपका क्या है? अंतिम स्पॉट का नाम है आपका वंशावली चार्ट। अब वंशावली चार्ट क्या होती है? स्पॉट नंबर 6 पर देखते हैं उद्देश्य। क्या हुआ आपका भैया? उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या कहता है? तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से मनुष्य में अनुवांशिक लक्षण रुधिर वर्गों की वंशागति का अध्ययन करना। तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से मनुष्य में अनुवांशिक लक्षण रुधिर वर्गों की वंशागति का अध्ययन करना। अब अध्ययन क्या क्या किया जाता है भाई? सबसे पहले आवश्यक सामग्री। अब आवश्यक सामग्री कौन सी हो गई? पहला नंबर, मनुष्य में रुधिर वर्गों का वंशावली चार्ट। मनुष्य में रुधिर वर्गों का वंशावली चार्ट। विधि। अब विधि क्या कहती है? विधि कहती है वंशावली चार्ट का विधिवत एवं ध्यान पूर्वक समग्र अध्ययन करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, देखो आपकी पढ़ाई है, आपका प्रैक्टिकल है, आपका वाइवा है, कुछ भी है, तो उसे ध्यानपूर्वक तो बेटा करना ही पड़ेगा। और अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करते तो फ़ायदा ही क्या हुआ? उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाएंगे, उसके प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक चार्ट देखते हैं। हेडिंग डालेंगे अवलोकन। अवलोकन नंबर 1 क्या हुआ? इस वंशावली चार्ट में प्रत्येक पीढ़ी के पुष्पों को वर्गों से तथा स्त्रियों को वृत्तों से प्रदर्शित किया जाता है। जो पुरुषों को है वो वर्गों से तथा स्त्रियों को वृत्तों से प्रदर्शित करते हैं। देखो वर्ग अभी देखो ऐसा है, एक ये वर्ग की आकृति है फिगर में, एक ये वृत्त की है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी स्त्री, ये W, और ये कहलाएगी पुरुष यानी मैं, ये M और ये W। ठीक है ना? प्रदर्शित करता है 36। अब यहाँ से फिर चलते हैं वहीं पर। 36 रेखा माता पिता की मैचिंग को तथा ऊर्ध्वाधर रेखा संतानों को माता पिता से जोड़ती है। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनकी अलग अलग संतानों को माता पिता से जोड़ती हैं। नंबर दूसरा बेटा आपका क्या है? वंशावली चार्ट से स्पष्ट होता है कि रक्त वर्ग ए वाले पुष्प तथा अन्य रक्त वाली महिला की 4 संतानों में से केवल एक पुत्री का रुधिर वर्ग ए है। ये क्या पहचान लगाता है? ये वंशावली चार्ट की पहचान लगाता है कि कौन किसका मैचिंग कर रहा है ना? तो क्या हो गया? महिला की 4 संतानों में से केवल एक पुत्री का रुधिर वर्ग ए है। नंबर तीसरा, यदि रुधिर वर्ग वाली इस पुत्री का विवाह ए रुधिर वर्ग वाले पुष्प से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न रोग चारों संतानों में से किसी भी संतान का रुधिर वर्ग ए नहीं होगा। किसी भी का भी ए वैल्यू यानी पुष्पों से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न चारों संतानों में से किसी भी संतान का रुधिर वर्ग ए नहीं होगा, यानी इसका ब्लड नहीं मैच करेगा। अब क्या हुआ इसका परिणाम? अब परिणाम क्या है इसका?
परिणाम नंबर 1, रुधिर वर्गों की वंशागति लिंग संलग्न नहीं होती। जो रुधिर वर्गों की वंशागति होती है लिंग संलग्न नहीं होती है, सेम टू सेम एक जैसी, कोई प्रतिबद्ध नहीं कि एक ही जैसी होती हो। अब नंबर दूसरा क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे रुधिर वर्ग के पुष्प विषम विषम युग्मजी TAI हो सकती है। नंबर तीसरा बेटा, रुधिर वर्ग ए की पुत्री भी विषम युग्मजी AI हो सकती है। यानी इन दोनों की कंडीशनें दोनों में, एक कौन सी हुई, पुरुष में और एक पुत्री में, ये अलग अलग दोनों की हो सकती है। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर सेम टू सेम अगर इसी टाइप के आपके वाइवा, आपके इंटरनल या एक्सटर्नल आपके आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की या वाइवा परीक्षक अगर इनमें से किसी को अगर वो देता है वाइवा प्रैक्टिकल के लिए आपको करने को, तो सेम टू सेम इसी विधि से इसी कार्य से आपको करना होगा, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और इस वंशावली का जो ये चित्र है, ध्यान रखना आपको क्या, कि वर्ग वाला क्या है, पुरुष है, और वृत्त वाला क्या है, महिला है। तो इस हिसाब से आपको ये वैल्यू यानी ये चित्र आपको बनाने हैं। और ऐसे इस तरीके से आपके पूरे 6 के 6 स्पॉट और एक प्रैक्टिकल। इसके बाद जो तीसरा वाला प्रश्न था वो क्या था आपका वाइवा का, सत्रीकार और वाइवा, आपने पूरे वर्ष क्या कार्य किया, आपका नेचर कैसा रहा, आपका कार्य कैसा रहा, अच्छा रहा, तो उस हिसाब से आपको दिया जाता है। बाकी अन्यथा वाइवा का है। अच्छा एक बात आपको और बता दें कि आज पिछले मतलब आज 28 तारीख को लाइव क्लास नहीं चल पाई, जिस कारण से कि कल लाइव क्लासें निश्चित ही संभवतः 9 बजे से चलेंगी। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जहाँ पे जिस कॉपी में जहाँ पे समझ में नहीं आया हो। अच्छा तो एक बात आपको और बता दी, क्योंकि जो बायोलॉजी की होती है कि अगर जिस जिस प्रैक्टिकल में जिसमें आपको जो ना समझ में आया हो, तो उसको अगर स्पष्टीकरण आपको तैयार करना है या उसका रिवाइज कराना है, आपके सेकंड बैच में चल रहे होंगे या फर्स्ट बैच में, जो भी हो आपका, फर्स्ट बैच का तो अब तो संभवतः वाइवा आ रहा है और लास्ट होने वाला है। सेकंड बैच की बात करते हैं, अगर आपको इसी टाइप का कोई आपके विषय अध्यापक या आपके कोई क्लास आपके विद्यालय में पूछा जाए, तो आप इसी टाइप से आप कर सकते हैं आसानी से। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। हाँ अगर ये दिए हुए फिगरों में से किसी भी फिगर में, किसी भी चित्र में अगर कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो पोस्ट वाला कॉलम होता है उसमें देखिए, आपको सारे के सारे फिगर आपको उसमें मिल जाएंगे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जानते भी आप होंगे कि वीडियो, शॉर्ट, लाइव और पोस्ट 4 ऑप्शन होते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो पोस्ट का है, उस पोस्ट में आपको ये सभी क्रम से कि स्पॉट संख्या 1, स्पॉट संख्या 2, स्पॉट संख्या 3 कौन से किसका था, तो इधर से आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और इस ओर से आप फिगर पोस्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आप बना सकते हैं। ओके थैंक्स।